Hello and good morning, everyone. Today we are going to start a new topic, redemption of debentures. Redemption of debentures. आप लोग अपने कॉपी में हेडिंग दे दीजिए, redemption of debentures. तो गाइज ये रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर जो चैप्टर है, इस चैप्टर में लास्ट ईयर में ही बहुत ज्यादा चेंजेस आया, लॉ में चेंजेस आया, कंपनी लॉ में, कंपनीज एक्ट 2013 में बहुत ज्यादा चेंजेस आया, जिसके बाद ये चैप्टर जिस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाने लग गया है वो एकदम चेंज हो चुका है। तो अगर मान लो हम लोग देखने जाए कि पास्ट पेपर का क्वेश्चंस इस चैप्टर से, सर आज से 1 साल पहले जो क्वेश्चन आया करता था वो जब पुराना लॉ था उसके हिसाब से आया करता था, अभी नए लॉ के हिसाब से पास्ट पेपर का क्वेश्चंस तो ऐसा है नहीं। तो हम लोग और पुराने क्वेश्चन जितने भी है वो डीके गोयल टीएस ग्रेवाल वाले भी, वो पुराने वाले सारे अब इररेलेवेंट हो गए, आउटडेटेड हो गए। तो ये वाला चैप्टर ना अपने कवर करेंगे एकदम लेटेस्ट जो चेंजेस आया उसके हिसाब से। टीएस ग्रेवाल में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, अपने डायरेक्टली टीएस ग्रेवाल से ही इस टॉपिक को कवर करेंगे। जो आप लोग को मटेरियल में क्वेश्चंस दिया हुआ है वो भी यहीं से दिया हुआ है मैक्सिमम, और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस दिया हुआ है। जो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चंस आप लोग को भी मटेरियल में दिया हुआ है, वो डायरेक्टली टीएस ग्रेवाल वाला ही क्वेश्चंस दिया हुआ है, और कुछ एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिया हुआ है। राइट नाउ लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में, एग्जैक्टली क्या बेसिक फंडा है। तो सर बेसिक नॉर्मल वाला बात तो हम लोग को ऑलरेडी पता है, इशू ऑफ डिबेंचर्स में हम लोग ऑलरेडी ये बात जानते हैं इशू ऑफ डिबेंचर पढ़ने के बाद कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर मतलब रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर। सर डिबेंचर इशू करना मतलब पब्लिक से लोन लेना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब पब्लिक का लोन का पैसा वापस से उसको लौटा देना। बस इतना सिंपल सा ही तो बात है, राइट? एकदम यही सिंपल वाला ही काम है और कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग लिखना मत, मतलब ये वाला जो चीज है ना सर कि हम लोग का लायबिलिटी है, लोन है, तो हम लोग लोन को पेमेंट करेंगे। से फॉर एग्जांपल 9% डिबेंचर अकाउंट आप लोग को लिखना नहीं है अभी, इसको पेमेंट कर दीजिए टू बैंक, बस बात खत्म, लोन का पेमेंट हो गया। आज तक पेमेंट करते आए हैं, लोन लायबिलिटी का पेमेंट कर दिए, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यही तो करते आए हैं, लोन टू बैंक यही होगा। इसी के आगे पीछे सारा गाजा बाजा है, इसी के आगे पीछे सारा तमाशा होगा, देखो। ठीक है, चलो सर इसको अगर हम लोग ये बोल दें कि पहले ऐसे 9% डिबेंचर की जगह डिबेंचर होल्डर बोल दें, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दीजिए टू बैंक, तो भी क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, आपने पहले डिबेंचर होल्डर को ड्यू किया और फिर आपने डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई झमेला नहीं है यहां पे, राइट? चलो एक एकदम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। नेक्स्ट, अपने को पता है सर कि एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इटसेल्फ, एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर इटसेल्फ देयर कैन बी प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दैट वी हैव शोन एज अ लायबिलिटी। हो सकता है जब हमने डिबेंचर इशू किया था उस समय हम लोग को पता था कि देयर विल बी प्रीमियम ऑन इशू ऑफ प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, तो अपने बैलेंस शीट में प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी लायबिलिटी दिखा करके रखे हैं, यस और नो? गाइस कंफर्म करना। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर दिखाने के वजह से जो लायबिलिटी आया उसके अगेंस्ट में जो लॉस था उसको अपने लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बोले थे। चलिए हम याद दिलाते हैं आप लोग को, जस्ट इन केस याद नहीं है। सर मान लीजिए आपने डिबेंचर इशू करते वक्त ये वाला जर्नल एंट्री पास किया, देखना, बैंक अकाउंट डेबिट 100, लॉस डेबिट 100 टू डिबेंचर 100 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर 10। जब आपने ये वाला जर्नल एंट्री पास किया तो आपने एक तरह से ये वाला लायबिलिटी तो बुक किया ही किया, और साथ में आपने ये भी एक लायबिलिटी और बुक किया, टोटल लायबिलिटी 110 आ गया। आपने बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स में लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट में आपने यहां पे डिबेंचर दिखाया 100 और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी दिखाया 10, टोटल लायबिलिटी आपका दिख रहा है 110 का। ये जो लॉस था ना
या आपने राइट ऑफ कर दिया था, क्या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से, या तो जनरल रिजर्व से, या फिर सरप्लस से, पीएल से, करेक्ट। अब आपने बात कर रहे हैं रिडेम्पशन का। रिडेम्पशन के टाइम पर, रिडेम्पशन के टाइम पर जब पेमेंट करेंगे तो क्या खाली ये वाला 100 का पेमेंट करेंगे कि पूरा 110 का पेमेंट करेंगे? बताना जल्दी से सर, किसका पेमेंट करेंगे? सर ऑब्वियसली 110 का पूरा पेमेंट करेंगे आप। तो अपने जर्नल एंट्री पास करेंगे, डिबेंचर फोरवर्ड टू डिबेंचर होल्डर 110 110, और फिर डिबेंचर होल्डर का पेमेंट कर देंगे, डिबेंचर होल्डर टू बैंक 110। करेक्ट है गाइज? यहां तक एकदम स्टोरी एकदम मस्त चल रहा है, क्लियर चल रहा है। अब सुनो, यहां पे झमेला कहां हुआ, कंपनीज एक्ट क्या बोला गाइज? यहां तक क्लियर चल रहा है ना एकदम? अब सुनो, यहां झमेला कहां हुआ। कंपनीज एक्ट बोला कंपनियों को, सुनो कंपनी, सुनो कंपनी, तुम लोग पब्लिक से लोन लिया है, से फॉर एग्जांपल 5 साल का लोन लिया है, 5 इयर्स के लिए लोन लिया है। 5 साल के बाद तुमको ये लौटाना है। जब हम 100 लिख रहे हैं तो ₹100 लाख की तरह पढ़ो। 5 साल बाद तुमको ये पैसा पब्लिक को लौटाना है। तुम ये 5 साल के दौरान प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट कमाते हो, प्रॉफिट कमा रहे हो, और प्रॉफिट कमा कमा के तुम डिविडेंड बांटे जा रहे हो शेयर होल्डर लोग को, डिविडेंड बांट दे रहे हो। प्रॉफिट कमाए तुम 10 लाख का, प्रॉफिट डिविडेंड बांट दिए 9 लाख का या पूरा 10 लाख का। प्रॉफिट कमाए 40 लाख का, डिविडेंड बांट दिए पूरा 40 लाख। डिविडेंड बांट दिए मतलब शेयर होल्डर लोग को पूरा पैसा बांट दिए। कहीं तुम ये गलती ना करो, कहीं तुम ऐसा ना करो कि जितना तुम कमाए जा रहे हो पूरा शेयर होल्डर को बांटे जा रहे हो। कमाओ शेयर होल्डर को बांट दो, कमाओ शेयर होल्डर को बांट दो। तुम ये गलती ना करो, इसलिए हम एक प्रोविजन बना रहे हैं, हम तुम्हारे ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। तुम डिविडेंड कौन से रिजर्व में से बांटते हो बताओ तो? तुम जब डिविडेंड बांटते हो तो कहां से बांटते हो? कौन सा तुम्हारे पास रिजर्व होना चाहिए, बिना रिजर्व के तुम डिविडेंड बांट नहीं सकते हो। कंपनी एक्ट का ये भी नियम है, ये अपने ऑलरेडी जानते हैं कि सर फ्री रिजर्व से डिविडेंड बांटा जा सकता है। ये बात अपने पहले भी पढ़े हुए हैं, फ्री रिजर्व से डिविडेंड बांटा जा सकता है। फ्री रिजर्व का मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड, उसी को फ्री रिजर्व बोलते हैं। सर मतलब वो वाला प्रॉफिट जो आपने बिजनेस करके कमाई किया है और कमाई करके जमा किया है, बस वही वाला प्रॉफिट आप बांट सकते हो एज अ डिविडेंड। कोई भी मन चाहा आपने सिक्योरिटी प्रीमियम आपके पास आया, सिक्योरिटी प्रीमियम से डिविडेंड बांट दिया, नहीं, नहीं बांट सकते हो। देयर आर रेस्ट्रिक्शंस। डिविडेंड बांटा जा सकता है फ्री रिजर्व में से। फ्री रिजर्व का मतलब जो आपने बिजनेस करके, ऑपरेशनल बिजनेसेस, अपना ऑपरेटिंग काम से जो आपने कमाया है, बिजनेस करके आपने कमाया है, ना कि कैपिटल नेचर का प्रॉफिट, नो। जो आपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस में कमाया है, कमा कमा के जमा किया है, उसमें से डिविडेंड बांटा जाता है, उसको बोलते हैं फ्री रिजर्व। जनरली अपने बैलेंस शीट में वो किस नाम से दिखते हैं? वो दिखते हैं जनरल रिजर्व के नाम से। कभी कभार डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व नाम ले लेगा, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व, नथिंग, इट्स फ्री रिजर्व जस्ट लाइक जनरल रिजर्व। और सरप्लस, कमाया हुआ प्रॉफिट, नॉर्मल जमा किया हुआ प्रॉफिट, ये आपका फ्री रिजर्व है, ये आपका जमा किया हुआ प्रॉफिट है, इससे आप डिविडेंड बांट सकते हो। और अब कंपनीज एक्ट बोल रहा है इसमें से जो आप डिविडेंड बांट सकते हो ना, इसमें से कुछ एक पोर्शन है जो हम लॉक करवा देंगे, आपको डिविडेंड बांटने नहीं देंगे, आपके डिविडेंड बांटने में हम रुकावट लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डिवेंचर होल्डर लोग का, आप पब्लिक लोग का पैसा लेकर के रखे हैं एज अ लोन। वो लोग का ध्यान रखो, वो लोग के लिए पैसा अभी से इकट्ठा जमा करने का अपना प्रबंध करो। इसी को बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना, डीआरआर क्रिएट करना, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट करना। फ्री रिजर्व को डेबिट कर देना, डीआरआर को क्रेडिट कर देना। फ्री रिजर्व मतलब सरप्लस को, जनरल रिजर्व को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देना, और डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रेडिट कर देना, तो बोलते हैं डीआरआर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व।
तो कंपनी हम तुम्हारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने वाले हैं कि तुम डिविडेंड इतना ज्यादा ना बांट दो, कहीं तुम सारा सारा प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुए जा रहा है सारा डिविडेंड बांटे जा रहे हो और लास्ट में 5 साल बाद जब डिविडेंड का डिवेंचर लोग का पेमेंट का टाइम आएगा उस समय तुम्हारे पास कोई रिजर्व ही नहीं पड़ा है, उसके वो तुमने इकट्ठा जमा किया ही नहीं, तुमने सारा डिविडेंड में बांट दिया। तो इक्विटी शेयर होल्डर लोग को तो कमाई का पैसा मिल रहा है और जिन लोग से तुम लोन लेकर के रखे हो उन लोगों को तुम प्रिंसिपल का पैसा नहीं दे पा रहे हो। ये सिचुएशन कहीं ना आ जाए, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग डीआरआर, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड क्रिएटिंग डिबेंचर रिडेम्पशन। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, डीआरआर का लॉजिक थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा क्या, थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? अभी सम करने से पूरा क्लियरिटी आता है लेकिन फिर भी एक लॉजिक समझ में आया। लेकिन मेरा पॉइंट ये है गाइस कि सिर्फ डीआरआर क्रिएट करने से क्या होगा, सिर्फ डीआरआर क्रिएट करने से क्या होगा? मतलब जैसे मान लो आपने ड्यूरिंग द ईयर 40 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, तो ड्यूरिंग द ईयर बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ, परचेज किया आपने, सेल किया, डेटर से पैसा मिला, क्रेडिटर को पेमेंट किया और बहुत सारा ट्रांजैक्शन किया, खर्चा का पेमेंट किया, लास्ट में प्रॉफिट हुआ। कुल मान लो एक बार में हम एक सिंगल जर्नल एंट्री में अगर हम प्रॉफिट दिखाएं तो प्रॉफिट ये हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। से फॉर एग्जांपल 40 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ, करेक्ट सर? एक सिंगल जर्नल एंट्री में मान लो प्रॉफिट हुआ, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, बैंक बढ़ गया और बैंक में बैलेंस बढ़ गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। ठीक है, जैसे मान लो सर बैलेंस शीट में ना जो भी हमारा यहाँ पे कैपिटल आ रहा था वो सब एज इट इज है, यहाँ पे पीएल का बैलेंस जो पहले से आ रहा था उसमें प्लस 40 होकर के यहाँ पर आ गया। असेट सर हम लोग का पहले जो भी आ रहा था वो ठीक है, बैंक का बैलेंस जो भी आ रहा था उसमें प्लस 40 हो गया। दिस इज द वे वी अर्नड अवर 40 लाख रुपीज। बैलेंस शीट मैच हो रहा है, देख लो एक बार ध्यान से, शांति से, अच्छे से देखो। यही तो हुआ, पूरा साल भर में 40 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाए, वो बैलेंस शीट में हम लोग को इस प्रकार दिख रहा है। एक बार सिंपल समझने के लिए चीजों को ऐसा रखते हैं कि 40 लाख का जो प्रॉफिट हुआ उसमें बैंक का बैलेंस 40 से बढ़ गया, सरप्लस बढ़ गया 40 से, बैलेंस शीट देखो मैच हो गया। यही तो नियम है डबल एंट्री का। अब अपने से डीआरआर क्रिएट करवा के क्या करवाया गया, अपने से डीआरआर क्रिएट करवा के ये करवाया गया कि कहीं आप ये वाला रिजर्व को यूज ना कर लो डिविडेंड बांटने में। डिविडेंड तो इसी में से बांटा जाता है। आप जब डिविडेंड बांटते हो तो पता है जर्नल एंट्री क्या पास करते हो? आप जर्नल एंट्री पास करते हो पीएल टू डिविडेंड पेएबल, और फिर इस डिविडेंड पेएबल का पेमेंट कर देते हो, डिविडेंड पेएबल टू बैंक। यही करते हो, तो आप पीएल को डेबिट कर देते हो, आप पीएल को डेबिट कर देते हो और डिविडेंड पेएबल डिविडेंड पे कर देते हो, फिर डिविडेंड पेएबल टू बैंक करके आप डिविडेंड पे करने वाला काम कर देते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि नहीं 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 ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करो और क्रेडिट डिविडेंड पेएबल मत करो, क्रेडिट डिविडेंड पेएबल मत करो, आप क्या करो, आप करो डीआरआर, तो आप ये वाला एंट्री अब नहीं कर पाएंगे। बात समझो, तो आपका इस पीएल को लॉक कर दिया गया, यस और नो? इस पीएल का बैलेंस को लॉक कर दिया गया, लॉक कर दिया गया ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर करो डीआरआर, और डीआरआर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। अब आप इसमें से डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे, अब आप इसमें से डिविडेंड पे नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली कंपनीज एक्ट क्या करवाया, कंपनीज एक्ट ये करवाया कि आप डिविडेंड बांट ना सको, आपका हाथ बांध दिया। बट अगर कंपनी चाहे तो इस बैंक का बैलेंस को तो बाकी असेट्स में, कैपिटलाइजेशन में, लैंड एंड बिल्डिंग में, प्लांट एंड मशीनरी में तो ब्लॉक कर ही सकता है। तो एनीवेज अगर प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग में ब्लॉक कर दिया कमाया हुआ पैसा को, तो जब पेमेंट का टाइम आएगा डिवेंचर होल्डर लोग का, तो पेमेंट कहां से करेगा? आपने ये बंदोबस्त तो कर दिया कि हम डिविडेंड ना बांटे, लेकिन आपने अभी तक ये बंदोबस्त नहीं किया कि उस पैसा को भी लॉक कर दो, कि उस पैसा को भी हम और कोई यूज में ना ले पाए, ना कैपिटलाइजेशन में, ना फिक्स्ड असेट्स में, उसको भी लॉक कर दो, सो दैट हम वो पैसा को भी सेपरेट साइड रख दे, जब पेमेंट करने का टाइम आए तो पे कर पाए, उसको भी लॉक करो। तो उसको भी लॉक करवाया। उसको लॉक करवाने का तरीका देखो, बोला आपको डीआरआई करना पड़ेगा, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है, कुछ स्पेसिफाइड फिक्स डिपॉजिट टाइप का चीज है, वहां पे आपको इन्वेस्ट करके रख देना पड़ेगा,
और उसी में बैलेंस को रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। और जब डिबेंचर का रिडेम्पशन का टाइम आएगा तब आप ये वाला इन्वेस्टमेंट को बेच दीजिएगा, आपके पास पैसा आ जाएगा। तो आपके पास पैसा अवेलेबल हो, इसका भी बंदोबस्त अब कंपनीज एक्ट कर दिया। बोला आपको ना कुछ अमाउंट DRI टू बैंक, ये वाला काम भी करना पड़ेगा। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है ये, DRI, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का मतलब कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी में इन्वेस्टेड है और उसको आप बेचेंगे कब? जब रिडेम्पशन का टाइम आएगा। रिडेम्पशन करने के जस्ट पहले बेच दो इन्वेस्टमेंट को, पैसा आ गया हाथ में, उस पैसा से पेमेंट कर दो। तो दोनों जगह लॉकिंग करने का तरीका है ये, जो अपने को कंपनीज एक्ट बोलने वाला है। ये बात समझ में आया क्या? दोनों जगह लॉकिंग करने का सिस्टम है, सो दैट जब रिडेम्पशन का दिन आए, रिडेम्पशन का टाइम आए, तो हम लोग पेमेंट कर पाए, डिबेंचर का पेमेंट कर पाए। अब गाइस सुनना, ये वाला फंडा आई होप आप लोगों को क्लियर है। अब देखो क्या हुआ, आज से कुछ साल पहले का बात करें या बहुत साल पहले का अगर बात करें, तो ऐसा टाइम था जब कंपनीज एक्ट बोलता था कि अगर आपको 100 लाख का रिडेम्पशन करना है, 100 लाख देना है डिबेंचर होल्डर लोग को, 100 लाख का रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर है, तो आपको 100 लाख का DRR क्रिएट करना पड़ेगा, 100 लाख का DRI करना पड़ेगा। इस तरह का प्रोविजन भी पहले कभी हुआ करता था। फिर उसको 50 लाख पे लाया, 50% पे, बोला DRR 50% करो। कंपनीज एक्ट से पूछे कि कंपनीज एक्ट तुम तो डिबेंचर होल्डर लोग को खाली आधा प्रोटेक्ट कर रहा है। कंपनीज एक्ट से पूछे कि देखो डिबेंचर का हम लोन लेकर के रखे हैं 100 लाख का, तुम मेरे को बोलता है खाली 50 लाख का DRR क्रिएट करो, 50 लाख का DRR क्रिएट करो और 50 लाख का DRI करो, तो तुम तो डिबेंचर होल्डर लोग को पूरा प्रोटेक्ट नहीं किया। कंपनीज एक्ट बोला अरे कंपनी लोग भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबल है, हाँ एकदम बेवकूफ कंपनी है क्या? तो एक हद तक लिमिटेशन कर दिए, बाकी कंपनी लोग को करना पड़ेगा। और बाई चांस कंपनी नहीं कर पाया तो फिर पेनल्टी प्रोविजंस, अदर लॉ का अदर मैटर्स तो है ही कंपनी को घेरने के लिए। ऐसा थोड़ी ना कि खाली एक लौता प्रोविजन है। कंपनी अगर बाई चांस मान लो पेमेंट नहीं कर पाया, ये सारा प्रोविजन, ये सारा मेरा प्रोविजन बनाने के बाद भी अगर कंपनी अगर पेमेंट नहीं कर पाया, मेरा तो बाकी लॉ है, हम तो कंपनी को लिक्विडेट करवा देंगे, कंपनी को वाइंड अप करवा देंगे, कंपनी को बंद करवा देंगे, वो सब में जाएंगे। अब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा ही है क्या? कंपनी खुद भी तो जिम्मेदार है, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोग चला रहा है, वो लोग को इतना बुद्धि नहीं है क्या कि पूरा 100 लाख पेमेंट करना है? 50 लाख तो हम डंडा मार के करवा दिए, 50 लाख तुम अपने जिम्मेदारी से, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से तुम करवाओ कंपनी। ये था कुछ साल पहले का कहानी। उसके बाद चेंज करके कंपनीज एक्ट क्या किया, इसको 25 लाख करवा दिया। ये था लास्ट टू लास्ट तक जो था। इसके बाद इन्वेस्टमेंट को बोला नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट को बोला खाली 15% ही करके रखो ना, कोई बात नहीं है, इतना कम कर दिया। फिर पूछे कंपनीज एक्ट से, कंपनीज एक्ट तुम तो यार बहुत ज्यादा लीनियंट हो गया, तुम लोग कंपनीज लोग का कान पकड़ ही नहीं रहे, कंपनी लोग का मन हुआ तो जितना डिविडेंड है उतना बांट पा रहा है, देखो 75% डिविडेंड बांट पा रहा है, ये 75% तो तुम लॉक ही नहीं करवा रहा है, और ऊपर से पैसा तो खाली 15% ही तुम इन्वेस्ट करवा रहा है, बाकी 85% कहां से लाएगा कंपनी? बोला कंपनी को खुद को पता नहीं है क्या 100 लाख देना है? कंपनी अपना समझेगा, और बाई चांस नहीं पे कर पाया तो हम तो अपना लिक्विडेशन, बाइंडिंग अप और बाकी दुनिया का मेरा प्रोविजन हम वो सब ले आएंगे। कंपनी खुद समझे, सारा सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है क्या? और अभी एकदम लेटेस्ट चेंज का बात है, एकदम लेटेस्ट चेंज का बात है, इसको कर दिया गया है 10%। आप लोग को बहुत जगह ये वाला पुराना बुक अगर देखोगे ना तो ये 25 लिखा हुआ दिखेगा, ये 25 लिखा हुआ दिखेगा, वो रॉन्ग है, मत फॉलो करना। आप लोग के सिलेबस में भी चेंज कर दिया गया है लास्ट ईयर इसको। ये अभी इस साल से पहले तक 25% हुआ करता था DRR क्रिएट करने का रिक्वायरमेंट, इसको चेंज करके गाइस 10 कर दिया गया है। बाई चांस किसी के स्कूल में करवाया हो या किसी के पास 1-2 साल पुराना वाला वर्जन ऑफ बुक हो, उसमें ये अगर 25 लिखा हुआ दिख रहा है तो प्लीज तुरंत उसको डिस्कार्ड कर दो, 10% वाला पढ़ना अपने को। ये बात समझ में आया क्या? DRR 10% का रिक्वायरमेंट है, मतलब अगर आप 100 लाख का लोन लेकर के रखे हैं तो कंपनीज एक्ट आपको डंडा मार के खाली इतना ही बोल रहा है कंपनी कि 10 लाख का तुम DRR क्रिएट करके रखो, बाकी 90 लाख कंपनी खुद समझेगा। वो छोड़ो, अभी बात खत्म नहीं हुआ है। DRI कितना सर? 15%। तुम डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, मतलब अगर तुम्हारा 100 लाख का डिबेंचर है तो तुम 15 लाख रुपया इन्वेस्ट करके रखो,
जब टाइम आएगा रिडेम्पशन का तो तुम ये 15 लाख वाला इन्वेस्टमेंट बेच देना, और बाकी 85 लाख कहां से लाएंगे? कंपनी जमा करेगा, कंपनी खुद समझेगा, और बाई चांस पे नहीं कर पाएगा तो कंपनीज एक्ट का बाकी प्रोविजन है। पे कैसे नहीं किया? पे करने का बहुत अलग लीगल वो है, रेपरकशंस है, बट कंपनीज एक्ट एक लिमिट तक अलग से इस प्रोविजन के थ्रू भी प्रोटेक्शन दे दिया। हालांकि क्या ही प्रोटेक्शन है, तो बेकार, मतलब इतना लीनियंट, इतना सॉफ्ट हो गया कि बस पूछो मत। ये खराब है, अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए अच्छा नहीं है। ठीक रहो ना भाई, डिबेंचर होल्डर लोग बिंदास पैसा दे, क्योंकि कंपनीज एक्ट ध्यान रख रहा है। अभी एज अ मान लो अगर कोई कंपनी डिबेंचर इशू करता है, तो एज एन इन्वेस्टर आपको तो डर रहेगा ना यार, आई एम नॉट प्रोटेक्टेड। कल को मान लो कंपनी नहीं पे कर पाया तो कंपनी वाइंड अप हो जाएगा, हमको वाइंड अप से भी क्या फायदा भाई, हम जो पैसा लगाए वो मिलना चाहिए ना मेरे को। और पहले जिस तरह का कंपनीज एक्ट का प्रोविजन था, हम एज एन इन्वेस्टर एकदम फ्री थे। नहीं नहीं, पहला दिन से ही कंपनीज एक्ट ध्यान रख रहा है, अब कंपनीज एक्ट ध्यान ही नहीं रख रहा है। एनीवेज, ये तो हो गया ओपिनियन का मैटर। मेरा ओपिनियन है कि ये बेकार लॉ बना दिया एकदम, ठीक है। एनीवेज, अब छोड़ो, अभी यहां पे बात खत्म नहीं हुआ। के बाद क्या किया, इसमें भी कुछ कंपनियों को राहत दे दिया, बोला आप लोग को कोई डीआरआर करने का जरूरत नहीं है, आप लोग को डीआरआर करने का जरूरत नहीं है। कुछ सेलेक्टेड कंपनी है, बहुत ही सेलेक्टेड कंपनी है, चुनिंदा कंपनी है, बहुत ही कम कंपनी है जिन लोगों को डीआरआर करने का जरूरत है, बाकियों को डीआरआर करने का जरूरत नहीं, बाकियों को डीआरआर करने का जरूरत नहीं। किसको करने का जरूरत, हम एकदम शॉर्ट में बताएं, एकदम एक लाइन में बोले, किसको करने का जरूरत है डीआरआर? अनलिस्टेड कंपनी other than unlisted company other than NBFC, HFC। मतलब सर, अगर मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, उसको कोई डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, क्यों सर? क्योंकि लिस्टेड कंपनी की तो हो सकता है ना पेमेंट नहीं कर पाए। अरे उसका ध्यान सेबी रख रहा है, सेबी का बहुत सारा प्रोविजन है, ठीक है। लिस्टेड कंपनी के केस में ना सेबी अलग लेवल पे काम करता है, तो कंपनीज एक्ट को वो लोग को ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता है। कंपनीज एक्ट बोला कि नहीं नहीं, हम तो अनलिस्टेड कंपनी के लिए बोलेंगे, अनलिस्टेड कंपनी सुनो, और उसमें भी एनबीएफसी और एचएफसी को छोड़ दिया। एनबीएफसी का मतलब आप जानते हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, और ये हाउसिंग फाइनेंशियल कंपनीज, दीज आर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एंड दीज आर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। इन दोनों को छोड़ दो, अगर ये दोनों अनलिस्टेड भी है ना, तो भी इन लोग को डीआरआर क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। डीआरआर किसको क्रिएट करने का जरूरत है? खाली अनलिस्टेड कंपनी को, और वो वाला अनलिस्टेड कंपनी को जो कि एनबीएफसी या एचएफसी नहीं है। ये लॉ आपको पता होना चाहिए, ये आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। सर क्या बोले? अनलिस्टेड कंपनी होना चाहिए जो कि एनबीएफसी या एचएफसी नहीं होना चाहिए। तो माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज, लिस्टेड कंपनी है, बताओ डीआरआर क्रिएट होगा क्या? 10%, 10% डीआरआर क्रिएट होगा? नहीं होगा। 15% डीआरआर होगा? नहीं होगा। 25% डीआरआर होगा? नहीं होगा। सर डीआरआर का परसेंटेज को लेकर के कोई क्वेश्चन नहीं है, डीआरआर का परसेंटेज फिक्स है 10%। लगेगा तो 10%, नहीं तो नहीं लगेगा। और लगेगा किसके ऊपर? खाली अनलिस्टेड कंपनी के ऊपर, और वो भी जो एनबीएफसी या एचएफसी नहीं है। अब क्वेश्चन आपको घुमा के देगा, बोलेगा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अलग अलग तरीके से बोलेगा। आपको बस इतना देखना है, क्या ये अनलिस्टेड है? क्या ये अनलिस्टेड है? पहला बात तो यस। क्या ये एनबीएफसी एचएफसी है? क्या ये एनबीएफसी या एचएफसी है? अगर हां तो डीआरआर नहीं होगा। अगर एनबीएफसी या एचएफसी है, आई एम सेइंग एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि एनबीएफसी है, बताओ डीआरआर होगा कि नहीं होगा? एक अनलिस्टेड कंपनी है जो कि एचएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, क्या डीआरआर क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। एक एनबीएफसी है जो कि लिस्टेड है, एक लिस्टेड एनबीएफसी है, बताओ डीआरआर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, बोलो डीआरआर करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा सर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है। मतलब एकदम स्पेसिफिक कैटेगरी, एक छोटा सा कैटेगरी अनलिस्टेड होना चाहिए, वो भी एनबीएफसी एचएफसी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के डीआरआर का बात
करिएगा, नहीं तो मत करिए। इस चीज को देखो कितना बड़ा करके लिखा हुआ है यहां पर, एक बार आप लोग को देखना होगा। गाइज एक बार अपने आप ना यहां पे इस चीज को पढ़ो। यहां पे देखो क्या बोला, डिबेंचर इशूड बाई और अमाउंट एडिक्वेट फॉर डीआरआर। पढ़ो एक बार। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलते हैं AIFI। डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। सर जनरली ये ना लिस्टेड ही होते हैं, ये जितने भी होते हैं ना लिस्टेड ही होते हैं। फिर बैंकिंग कंपनी लिस्टेड ही होते हैं फॉर बोथ पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ डिबेंचर। डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 72, अगेन डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। में लॉ क्या बोलता है कि अगर प्रिस्क्राइब, जो जैसे एनबीएफसी के लिए और प्रिस्क्राइब किया जाएगा, डीआरआर शैल बी प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। एट प्रेजेंट सच कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर टू डीआरआर। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर बोला लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी में एनबीएफसी है तो डीआरआर नहीं चाहिए, अगर एचएफसी है तो डीआरआर नहीं चाहिए, अगर अदर अनलिस्टेड कंपनी है, अदर लिस्टेड कंपनीज है तो भी डीआरआर नहीं चाहिए। अरे एक बार में बोल दिया होता कोई भी लिस्टेड कंपनी हो, एक कोई भी लिस्टेड कंपनी हो तो डीआरआर का जरूरत नहीं है। देखो ना सब जगह डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी में अगर एनबीएफसी या एचएफसी है तो डीआरआर इज नॉट रिक्वायर्ड। फिर अदर अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन एनबीएफसी एचएफसी, DRR shall be 10% of the value of outstanding debenture। तो गाइज ये इतना बड़ा करके क्यों लिखा, देखो यहां पे क्रक्स में दस ओनली अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर अमाउंट टू DRR which shall be at least 10% of the value of outstanding debenture। ठीक है, ये वाला लाइन को एक बार फिर से पढ़ लो। अच्छा सर, तो फिर इतना कॉम्प्लिकेट तरीके से हम लोग को क्यों दिया गया है यहां पर, ये ऐसे इस तरह से क्यों दिया गया है? क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह का नाम यूज होगा। बात समझो, क्वेश्चन में ये सब लैंग्वेज यूज होगा, आप लोगों को लिखना नहीं है अभी, लिखना नहीं, हम लिखवाएंगे एकदम शॉर्ट में लिखवाएंगे, एकदम शॉर्ट में लिखवाएंगे। अभी हम चाहते हैं कि सिर्फ ऑब्जर्व करो नाम, क्या क्या नाम बोला, एक बार नाम को रीड करो खाली। अरे सब में नो डीआरआर ही बोलना है, सब में नो डीआरआर ही बोलना है, बट लेकिन नाम एक बार फिर भी पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन जो आएगा ना उसमें ये नाम लिखा हुआ आएगा, तो आपको घबराना नहीं है नाम देख करके, नाम पढ़ के पहले कंफर्टेबल हो जाओ। क्या बोला यहाँ पे, AIFI बोला, यहाँ पे बैंकिंग कंपनी बोला, यहाँ पे अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला, यहाँ पे लिस्टेड कंपनी में एनबीएफसी एचएफसी और अदर लिस्टेड कंपनी बोला, फिर अनलिस्टेड कंपनी में एनबीएफसी और एचएफसी का डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड, डीआरआर नॉट रिक्वायर्ड, और अदर अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी डीआरआर 10%। राइट, तो यहाँ पे कैटेगरी तो यही वाला है जिसको डीआरआर चाहिए। वैसे तो लर्न करना इजी है, बट क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का नाम देगा तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। तो नाम एक बार ठीक से वापस से रीड करो, अपने आप रीड करो, अच्छे से रीड करो। कौन सा? AIFI। लिख के देगा, क्वेश्चन में लिखेगा एनबीएफसी या एचएफसी, क्वेश्चन में लिख के देगा एनबीएफसी है या एचएफसी है, ऐसे नहीं लिख देगा श्रेय इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और आप डिसाइड करिए कि ये एनबीएफसी है कि नहीं है। ठीक है, अच्छा सर डीआरआर वाला बात तो समझ में आया, डीआरआई में भी कोई कहानी है क्या? सुनो, अब डीआरआई का क्या कहानी है। तो डीआरआर हम लोग को समझ में आया, किसको बनाना है, कितना बनाना है, किसको बनाना है, कितना बनाना है।
अभी तक हम कब बनाने वाला बात नहीं की, ठीक है। 3 क्वेश्चन का आंसर होगा, किसको बनाना है, कितना बनाना है, कब बनाना है। कब बनाने वाला बात को एक बार छोड़ दो। किसको बनाना है डीआरआर, सिर्फ और सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी, कितना 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। अब बात कर रहे हैं डीआरआई। सर जिसको डीआरआर बनाना है वो लोग को डीआरआई भी करना है, मतलब अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी को डीआरआई करना है, ठीक है। और किसको डीआरआई करना है, और भी लोगों को डीआरआई करना है, कुछ और लोगों को डीआरआई करना है। अगर एनबीएफसी एचएफसी अगर एनबीएफसी एचएफसी लिस्टेड है, अगर लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी है तो भी डीआरआई करना है, और बाकी सारे लिस्टेड कंपनियों को भी डीआरआई करना है। सर ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। हम इतना छोटा सा चार्ट बनवाएंगे, इतना छोटा सा चार्ट बनवाएंगे कि आप लोग को एकदम अच्छे से ये चीज याद रहेगा। ये आप लोग को बनाना है, अभी जो हम बनाने जा रहे हैं वो आप लोग को बनाना है। टाइप ऑफ कंपनी, डीआरआर, डीआरआई। पहले अपने बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनीज का, पहले अपने बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनी का। एआईएफआई डीआरआर जरूरत है? नो। एआईएफआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सर क्या क्या बोले इसमें, एआईएफआई बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या डीआरआर का जरूरत है? नहीं, खाली डीआरआर का पहले बात करो, क्योंकि डीआरआर आपके माइंड में बैठ चुका है, वो इजी है। उसके बाद अगर लिस्टेड एनबीएफसी एचएफसी है तो बोलो डीआरआर का जरूरत है या नहीं है? एनबीएफसी एचएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, ये चीज याद रखना पड़ेगा। डीआरआर का जरूरत है क्या? नो। सर अदर लिस्टेड कंपनीज, बोलो डीआरआर का जरूरत है क्या? अब नंबर आया अनलिस्टेड कंपनी का। अनलिस्टेड कंपनी में जो आपसे पूछेगा ना वो यही है, एनबीएफसी एचएफसी, बोलो डीआरआर जरूरत है क्या? अदर, हाँ, बस ये वाला एक कैटेगरी है जिसको डीआरआर बनाने का जरूरत है, सिर्फ ये वाला एक कैटेगरी है जिसको डीआरआर बनाने का जरूरत है। अब बस यही वाले कैटेगरी के अंदर में डीआरआई का बात करते हैं, डीआरआई का बात करते हैं। सर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट, लिस्टेड कंपनी अगर एआईएफआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब है तो डीआरआई बनाने का जरूरत नहीं है। एनबीएफसी एचएफसी अगर है तो डीआरआई क्रिएट करने का, डीआरआई में इन्वेस्ट करने का जरूरत है, और बाकी लिस्टेड कंपनी को भी डीआरआई करने का जरूरत है। और अनलिस्टेड कंपनी अगर एनबीएफसी एचएफसी है तो डीआरआई का जरूरत नहीं है, और अदर अनलिस्टेड कंपनी अगर है तो डीआरआई का जरूरत है। अब सर ये थोड़ा सा मगिंग अप करना पड़ेगा क्या, लर्न करना पड़ेगा क्या? हाँ करना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है गाइस, क्या करें हम जितना शॉर्ट हो सकता था, स्मॉल हो सकता था, बना दिया आप लोग के लिए, लेकिन ये लर्न अल्टीमेटली करना पड़ेगा। देख लो एक बार, और इस तरह से करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में आएगा इस तरह से, नाम ये सब लिखा हुआ रहेगा, लिस्टेड एनबीएफसी, लिस्टेड एचएफसी, लिस्टेड कोई दूसरा कंपनी कोई भी लिस्टेड, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि डीआरआई करना है, इसको इन्वेस्ट करना है, इसको डीआरआर नहीं करना है। सर इसका क्या लॉजिक है? कंपनीज एक्ट डिसाइड कर रहा है, जहां तक लॉजिक डिस्कस कर सकते थे कर दिए, जितना लॉजिक बताना था आपको बता दिए, इसका क्या एग्जैक्टली लॉजिक है। ये भी अपना ओपिनियन भी बता दिए कि 100% रखना चाहिए था, अगर 100 नहीं भी तो 50-50 तो रखता, थोड़ा तो प्रोटेक्ट करता। ये कोई प्रोटेक्ट किया क्या? ये तो खाली नाटक किया प्रोटेक्ट करने का।
कंपनीज एक्ट प्रोटेक्ट कहां कर रहा है? डिबेंचर होल्डर को नहीं कर रहा है प्रोटेक्ट, खाली तमाशा कर रहा है। ठीक है, एनीवेज के ऊपर पॉलिटिकल लेवल पे डिसीजन लिया जाता है ये सब। तो इस कंपनी को प्रोटेक्ट करने के लिए किया गया ये डिसीजन, दिस इज नॉट नोन, बट द थिंग इज कि आज के दिन लॉ ये है, और लॉ मतलब अपने को ये जानना है, इट इज आउट क्वेश्चन, ये जानना है। तो एक बार हम पूछे ऐसे ही रैंडम, गाइज आप लोग एक बार देख लो, 2 मिनट एक बार देख लो, हम ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेंगे, फिर 2 मिनट एक बार अच्छे से देख लो इसको, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। बताओ इसके ऊपर डीआरआर होगा या डीआरआई होगा कि नहीं होगा, बताओ। आप लोग जो अपने कॉपी में पहला पॉइंट लिखे हो वो यही लिखे हो। हाँ, बस बस यही सबसे पहले लर्न करना है। अभी ये पूरा चैप्टर को थियोरेटिकल कन्वर्ट कर दिया है, थ्योरी हो गया ना। देखना हुआ क्या गाइस, पूछे तो छुपा दो। चलो देखो, माय क्वेश्चन इज, एक एनबीएफसी है, एक एनबीएफसी है, बताओ वो डीआरआर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? एक एनबीएफसी है, बताओ डीआरआर क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा? चाहे चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, चाहे लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो, डीआरआर क्रिएट नहीं हो। करेक्ट है, एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट। एनबीएफसी चाहे लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, डजंट मैटर, डीआरआर नहीं करेगा सर। अगर यही हम पूछें कि डीआरआई में इन्वेस्ट करेगा, अगर लिस्टेड है तो करेगा, अनलिस्टेड है तो नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सर, सेम फॉर एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी कोई भी हालत में डीआरआर तो नहीं करेगा, और डीआरआई अगर लिस्टेड है तो करेगा, अनलिस्टेड है तो नहीं करेगा। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि अनलिस्टेड है, बताओ डीआरआर करेगा या नहीं करेगा? डीआरआर करेगा, यस और नो? यस करेगा, नॉर्मल। पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कोई एनबीएफसी एचएफसी तो है नहीं, एनबीएफसी एचएफसी तो है नहीं, और वो अनलिस्टेड है, तो वो डीआरआर करेगा। क्या वो डीआरआई करेगा? करेगा। एक बात, एक ट्रिक और बता देता है, जो डीआरआर करेगा वो डीआरआई करेगा, वहां सोचना नहीं है। पर और कौन करेगा डीआरआई? लिस्टेड वाले में एआईएफआई वाले को छोड़ करके सब करेगा, मतलब लिस्टेड कंपनी भी डीआरआई करेगा। डीआरआई तो लिस्टेड कंपनी भी करता है, एआईएफआई वाला एक स्पेशल कैटेगरी है। इनफैक्ट हम यहां पे एक और बात आपको बता दें, एआईएफआई बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहां पे भी अगर हम लिख दें तो यहां पे भी नो और नो आएगा, बट ये होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। एआईएफआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये सब जनरली अनलिस्टेड नहीं होता है। बट अगर यहां कैटेगरी लिखना पड़े, मान लो अनलिस्टेड में भी अगर हम एआईएफआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखें, तो ये भी नो डीआरआर नो डीआरआई आएगा। मान लो हाइपोथेटिकली एक सिनेरियो क्वेश्चन में जबरदस्ती लिख के दे दिया, तो ये चीज फिर याद रखना, ये एआईएफआई बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कोई भी हालत में नो डीआरआर डीआरआई, नो डीआरआर नो डीआरआई, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। तो सर बेसिकली इसका मतलब हम लोग एक और पॉइंट यहां लिख सकते थे क्या? मतलब ये वाला पॉइंट यहां पे भी टॉप में लिख सकते थे क्या, और फिर यहां यहां नो 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 लिख सकते थे क्या? हाँ लिख सकते थे, हालांकि होता ही नहीं है तो क्यों लिखा है, बट फिर भी क्वेश्चन क्वेश्चन है गाइज, ये सब पूछ सकता आप लोगों को जबरदस्ती। ठीक है ना? तो अभी क्या हुआ, फिर से पार्टिसिपेट, एक सर्विस सेक्टर कंपनी है, ध्यान रखना, एक सर्विस सेक्टर कंपनी है और वो लिस्टेड है, बताओ डीआरआर, डीआरआर करेगा या नहीं करेगा? डीआरआर करेगा क्या कि नहीं करेगा? सर नहीं करेगा, नहीं करेगा, कोई भी हालत में लिस्टेड कंपनी अगर है तो डीआरआर का कोई चांस ही नहीं है। डीआरआई करेगा क्या? डीआरआई करेगा क्या? यस सर, डीआरआई करेगा। वेरी गुड। तो ठीक है, ये वाला पॉइंट हम लोग का क्लियर है, अब आप लोग एक बार इसको मेमोराइज कर लोगे अच्छे से। हम यहां से अब मूव कर रहे हैं, ऑलराइट। अब देखो, जो टाइमिंग है ना उसको लेकर के पहले हम अमाउंट भी यहां पे लिखवा देते हैं।
यहां पे लिखो, यहां पे, हाँ, DRR is to be created by only unlisted company other than NBFC and HFC. DRR is to be created only by only unlisted company other than NBFC, HFC. It should be 10% of the this amount, this line should be in the inverted commas जो आप लिखने वाले हैं. 10% of what? 10% of what? Of the total outstanding it should be created using free reserves dividend equalization reserve before the start of redemption. Before the start of redemption, it should be created using free reserves. It should be created using free reserves before the start of redemption. Before the start of redemption. ठीक है, बस अभी यहीं तक लिखो. उसके बाद DRI वाला चीज लिखवा रहे हैं. ये हुआ DRR के ऊपर पैराग्राफ. DRI का नेक्स्ट पैराग्राफ है. डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व should be done 15% of the, यहां पे भी इन्वर्टेड कॉमर्स, amount of debentures to be redeemed DRI should be done 15% of the amount of debentures to be redeemed in that particular year. Should be done. It should be done at the beginning of the year. It should be done at the beginning of the year of redemption. It should be done at the beginning of the year of redemption. बस पहले लिख लो, फिर हम एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे ये वाला चीज. DRI should be done 15% of the amount of debentures to be redeemed in that particular year. It should be done at the beginning of the year of redemption. अभी लिख लिए सर, बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, अभी एग्जांपल लेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा. अभी आप लोगों को लिखना नहीं है, फिर से सुनो. मान लो 1 लाख रुपया का डिबेंचर है, 1 लाख रुपीस का डिबेंचर है, और हम लोग का प्लानिंग ये है सर, ये किस दिन आया, ये 1 लाख रुपीस का डिबेंचर किस दिन किए, से फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल 22 को. रिडेम्पशन करने वाले हैं 5 सालों में. 5 सालों में थोड़ा 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 करके रिडेम्पशन करेंगे. ठीक है सर, कैसे? स्टार्टिंग फ्रॉम 31 मार्च से फॉर एग्जांपल 24 से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, 31 मार्च 24 से स्टार्ट करेंगे. 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26, 31 मार्च 27,
31 मार्च 28, ये 5 सालों में रिडेम्पशन करेंगे कितना कितना सर? 20-20 हजार। पहले खाली क्वेश्चन को समझ लो सर। टोटल 1/4/22 को 1 लाख रुपया का डिबेंचर इशू किए, इसका रिडेम्पशन होने वाला है 2020, ठीक है। नाउ अपना स्टार्ट कब हो रहा है रिडेम्पशन? 31 मार्च 24 को। कंपनी लॉ क्या बोलता है? लॉ क्या बोलता है? आपका डीआरआर क्रिएट हो जाना चाहिए 10% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब 10% ऑफ 1 लाख। कब? बिफोर द रिडेम्पशन स्टार्ट्स, मतलब बिफोर 31 मार्च 24। बट आपका सब्जेक्ट, आपका सिलेबस, अपना बोर्ड बोलता है कि आपको अगर 31 मार्च 24 को अगर रिडेम्पशन करना है तो आप लास्ट ईयर का 31 मार्च को क्रिएट कर लीजिए। आपको जब रिडेम्पशन करना है ना, जिस साल में भी, मान लो ये 31 मार्च 24 नहीं होता, ये 15 दिसंबर 23 होता, 15 दिसंबर 23 होता, मतलब 23-24 में करना है, 23-24 में रिडेम्पशन करना है, तो 23-24 के पिछले साल का एकदम लास्ट डेट 31 मार्च 23, 31 मार्च 23 को आप डीआरआर कर लो, 31 मार्च 23 को ही आप डीआरआर क्रिएट कर दो। बताओ कितना अमाउंट सर? 1 लाख का 10% 10,000, मतलब आप ये वाला जर्नल एंट्री 23 मार्च को पास कर दो। देखो 23 मार्च को ये वाला जर्नल एंट्री पास कर दो, 23 मार्च 23 को ये वाला जर्नल एंट्री पास कर दो। फ्री रिजर्व टू डीआरआर, फ्री रिजर्व में हम यहां पे पीएल ले रहे हैं, पीएल टू, क्योंकि और कुछ नहीं दिया रहेगा तो हम लोग यही यूज करेंगे, पीएल टू डीआरआर 10,000 10,000, ठीक है। देख लो, तो व्हाट वी हैव डन इज बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिडेम्पशन, बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिडेम्पशन we have created a DRR of the 10% of the total amount of debenture outstanding. So total amount outstanding is 1 lakh, उसका 10% is 10,000 before the start of redemption, क्योंकि एग्जाम बोलता है कि आप लास्ट ईयर के एंड में ही इसको क्रिएट कर दो, तो 31 मार्च 23। कंपनीज लॉ क्या बोलता है? एक्ट बोलता है कि एनी टाइम बिफोर द स्टार्ट ऑफ रिडेम्पशन, मतलब आप कंपनी लॉ के हिसाब से तो आप 23 मार्च 31 मार्च 24 को भी कर सकते थे लॉ के हिसाब से, तो बट अपना सिलेबस, अपना एग्जाम, अपना बोर्ड बोलता है कि नहीं नहीं, आप एक साल पहले ही 31 मार्च को ही क्रिएट, ठीक है। बात समझ में आया? अब क्या करना है गाइज? अभी हम डीआरआर का ही बात को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब मान लो 23 मार्च आया, 23 मार्च 24 आया, आपने 20,000 का रिडेम्पशन कर दिया, रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया। अब बताओ आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर कितना है? 80,000 ओनली। उस 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000। बट आपके पास तो डीआरआर में 10,000 पड़ा हुआ है, तो आप ये रिवर्सल एंट्री पास कर दीजिए, जिसको बोलते हैं डीआरआर टू जीआर 2000। तो अब आपके पास इस दिन जब रिडेम्पशन कंप्लीट हुआ तो आपके पास डीआरआर में बैलेंस कितना पड़ा रहा? 8,000 ही। 80,000 का 10% 8,000 ही, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर है उसका 10% 8,000 ही पड़ा रहा। मान लो 23 मार्च 25 आ गया, आपने ये 20,000 का रिडेम्पशन और कर दिया, 20,000 का रिडेम्पशन और कंप्लीट हो गया। जब ये रिडेम्पशन कंप्लीट हो गया तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर कितना बचा? 60,000, 60,000। 60,000 का 10% 6,000 होना चाहिए, बट डीआरआर में तो सर 8,000 पड़ा हुआ है, तो आप वापिस से एक और कंप्लीट होने के बाद रिडेम्पशन, ये वाला 20,000 कंप्लीट हो जाएगा रिडेम्पशन, उसके बाद डीआरआर टू वापस से उसको फ्री रिजर्व में भेज दीजिए 2,000। एकदम सिमिलरली सेम एंट्री यहां पे, यहां पे, यहां पे, एंड जब ये वाला रिडेम्पशन कंप्लीट होगा तो आपको डीआरआर भी खत्म हो जाएगा, डीआरआर टू जनरल रिजर्व पूरा हो जाएगा। यस और नो गाइस? पहले खाली डीआरआर का बात कंफर्म करो, क्लियर है क्या एवरीवन? डीआरआर वाला पॉइंट क्लियर है क्या? क्योंकि डीआरआई वाला इसमें और इंपॉर्टेंट बात आने वाला है, अब जो बोलने वाले हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। डीआरआई वाला सुनो, डीआरआई के केस में लैंग्वेज पढ़ो हम क्या लिखवाए हैं। 15% ऑफ द अमाउंट
टू बी रिडीम्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर। तो आपको 31 मार्च 24 वाला फाइनेंशियल ईयर में, सर फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 31 मार्च 24 वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा हुआ? 23-24। मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 इज द फाइनेंशियल ईयर जब रिडेम्पशन होने वाला है। इस फाइनेंशियल ईयर का बिगिनिंग क्या है? बिगिनिंग क्या है? 1 अप्रैल 23। 1 अप्रैल 23 के जगह आपका एग्जाम जनरली 30 अप्रैल लेता है, ठीक है। और ये एक बात कंपनी लॉ में भी एक्चुअली मेंशन्ड है, 30 अप्रैल तक। तो 30 अप्रैल ही को रिलीजियसली पकड़ लिया अपना एग्जामिनेशन, ठीक है। बोला 30 अप्रैल तक। जिस साल रिडेम्पशन होगा, जिस साल रिडेम्पशन होगा उस साल का 30 अप्रैल, उस फाइनेंशियल ईयर का 30 अप्रैल को आप 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर टू बी रिडीम्ड, 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। बोलो कितना हुआ? कितना हुआ? अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। बस 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर टू बी रिडीम्ड। मतलब डिबेंचर टू बी रिडीम्ड इस साल में कितना है? 20,000। 20,000 का 15% दैट इज 3,000 का सिर्फ आप DRI टू बैंक कर दीजिए। DRI टू बैंक कर दीजिए। गाइस अमाउंट का कैलकुलेट करने का तरीका में समझ में आ रहा है क्या डिफरेंस है? DRR कैसे चल रहा है, DRI कैसे चल रहा है? DRI चल रहा है ऑफ द अमाउंट टू बी रिडीम्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर, और DRR क्रिएट हुआ था टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग का 10%। अगर रिडेम्पशन स्टार्ट हो रहा है तो रिडेम्पशन स्टार्ट होने के पहले। DRI के केस में क्या बोला? जिस साल में जितना रिडेम्पशन होगा उस अमाउंट का 15%। साल के बिगिनिंग में 30 अप्रैल मान लिया जाता है, 30 अप्रैल 23 को। DRI टू बैंक ये वाला जर्नल एंट्री कर देना पड़ेगा, ठीक है। देख लो अब क्या होगा सर। मान लो 31 मार्च 24 आया, मतलब डेट ऑफ रिडेम्पशन आया। मेरे को याद करके बताना DRI का पर्पस क्या था, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या था? बेच के पैसा रियलाइज करो और फिर उसको यूज करो रिडेम्पशन में। तो यहां बेच देना पड़ेगा, DRI को पहले बेचो फिर रिडेम्पशन करो। बट वेट यहां पे देखो नेक्स्ट ईयर बस आने ही वाला है, 31 मार्च 25 आने ही वाला है। तो 30 अप्रैल 25, 30 अप्रैल 24 को, 30 अप्रैल 24 को आपको वापस से यही इसी अमाउंट का 20,000 का 15% 3,000 वापस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यस और नो? मतलब आप 31 मार्च 24 को, गाइस थोड़ा सा कंसंट्रेशन का जरूरत है ना, क्योंकि यही टॉपिक का अभी यहाँ पे थोड़ा सा दम है। मतलब ये जो भी डिस्कशन कर रहे हैं बस यही ताकत है टॉपिक का, और कोई ताकत नहीं है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट तो करना पड़ेगा क्योंकि फोकट का तो मार्क्स नहीं है। देखो थोड़ा सा थ्योरी, थोड़ा सा पेशेंस का जरूरत है। 31 मार्च 24 को आप जब रिडेम्पशन करेंगे, मान लो आपने एक बार के लिए इन्वेस्टमेंट बेच दिया बैंक टू DRI। अच्छा हम एक और बात यहां पे बता दें, जब आप इन्वेस्टमेंट को बेचोगे तो आपको कोई प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकता है। आपको हो सकता है कोई इंटरेस्ट मिले, सर जो मिलेगा ठीक है, बैंक में पैसा आ गया, बात खत्म। ब्रोकरेज अगर कटेगा तो ब्रोकरेज कटने का एंट्री पास कर देंगे। वो इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल जर्नल एंट्री जब हम लोग करेंगे तब देख लेंगे। वो इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल अकाउंटिंग है, एकदम नॉर्मल जो आप लोग आज तक करते आए हो, वो वाला अकाउंटिंग है इन्वेस्टमेंट का, ठीक है। तो बैंक में पैसा आया, DRI बेच दिए और फिर इसको यूज कर लिए हम लोग रिडेम्पशन करने में। मतलब डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर और फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक, ये वाला काम करने में ये वाला पैसा को यूज कर लिए, करेक्ट। 31 मार्च 24 को। अब वापस से नेक्स्ट रिडेम्पशन किस दिन है? 31 मार्च 25 को। तो इस अमाउंट का, इस 20,000 का भी तो आपको वापस से DRI करना पड़ेगा 30 अप्रैल 24 को। बोलो यस और नो? यहां पे अपना एग्जाम, अपना क्वेश्चन पेपर, अपने को बोर्ड अपना बोलता है कि नहीं नहीं ये मत करो कि आप 31-24 को बेचोगे और फिर 30 अप्रैल को इन्वेस्ट करोगे। अगर ऐसा पैटर्न हो ना तो आप इसको मत बेचना, बस। क्योंकि क्या फायदा बेच के? अब आप कहीं से भी पैसा का जुगाड़ करो और इसका रिडेम्पशन करो,
को रहने दो, उसको मत टच करो। सर फिर उसका पर्पस क्या हुआ? बाई चांस नहीं कर पाया तो यूज कर पाएगा, राइट? और प्रैक्टिकल लाइफ में ये रेस्ट्रिक्शन थोड़ी ना है, ये तो आपका बोर्ड बोल रहा है। और आपके एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड नहीं है पे करने के लिए। सफिशिएंट फंड हमेशा रहेगा आपके एग्जाम में। गाइस बहुत सारा चीज बोल दिए, आप लोगों का कंफर्मेशन एक बार चाहिए कि यहां तक चीज कंट्रोल में है। तब एक और बस एक दो पॉइंट और बोलेंगे एंड दिस चैप्टर का कॉन्सेप्ट विल बी ओवर। हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, हम खुद लेंगे वो वाला एग्जांपल कि सर मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल ऐसा हो कि यहां अमाउंट ही सेम नहीं है, तब क्या करेंगे? अभी वो झमेला है, वो करेंगे, अभी बताएंगे। गाइज यहां तक का डिस्कशन क्लियर है क्या कि यू वांट मी कि हम लास्ट वाला बात को एक बार फिर से रिपीट कर दें? एनीवन वांट मी टू रिपीट दिस लास्ट थिंग अगेन? सुनो, चलो हम फ्रेश बताते हैं, ठीक है? फ्रेश बता रहे हैं एकदम। अब डीआरआर वाला बात नहीं कर रहे हैं, डीआरआर वाला बात हो चुका, अब हम डीआरआई का बात कर रहे हैं, ठीक है? 1 लाख रुपया 1 अप्रैल 22 को इशू किए। रिडेम्पशन का स्केड्यूल देखो, 31 मार्च 24 25 26 27, बस 4 साल में कर रहे हैं। यहां 30,000 कर रहे हैं, यहां 40,000 कर रहे हैं, यहां 20,000 कर रहे हैं। कितना हो गया? 40 30 70 20 90, और यहां 10,000 कर रहा है। करेक्ट? अब देखो बहुत मजा आएगा, खाली डीआरआई का बात कर रहे हैं। तो सर 31 मार्च 24 के लिए आपको 30 अप्रैल 23 को, बोलो यस और नो, 30 अप्रैल 23 को आपको क्या करना पड़ेगा सर? डीआरआई करना पड़ेगा, डीआरआई टू बैंक। कितना सर? ये वाला अमाउंट का जितना आप उस साल में रिडीम करने वाले हैं, जितना आप उस साल में रिडीम करने वाले हैं उसका 15%, 30,000 का 15%, कितना? 4,500 कर दिए। अब आया डेट ऑफ रिडेम्पशन, क्या आया सर? 31 मार्च 24 आया। नॉर्मली सर हम लोग डीआरआई क्यों करते हैं? बेचने के लिए। जब डेट ऑफ रिडेम्पशन आएगा तो इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे, इन्वेस्टमेंट को बेच के पैसा आएगा, वो पैसा को यूज करेंगे रिडेम्पशन करने में, ये 30,000 को रिडीम करने में। सर आपको तो रिडेम्पशन के टाइम पे 30,000 देना है, इन्वेस्टमेंट तो खाली 4,500 का है, तो बाकी पैसा का जुगाड़ कंपनी करेगा। कंपनीज एक्ट के हिसाब से 4,500 का ही प्रोटेक्शन मिल पाया, 4,500 कंपनीज एक्ट डंडा मार के करवाया इन्वेस्ट। बाकी आप कहीं पर जुगाड़ रखे होंगे, और नहीं तो प्लांट एंड मशीनरी बेचना पड़े तो बेचो, क्या करें? अब कंपनीज एक्ट क्या करे? प्लांट एंड मशीनरी बेचना पड़े तो बेचो, डिबेंचर होल्डर लोग का तो पैसा देना पड़ेगा ना, 30,000 देना पड़ेगा। और ये इन्वेस्टमेंट करने का लॉजिक भी यही था कि आप इन्वेस्टमेंट बेच दो। लेकिन अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपना एग्जाम बोला, अपना बोर्ड बोला, अपना बोर्ड एग्जाम बोला, वो वाला अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मत बेचना, वो वाला अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मत बेचना जो आपको अभी करने ही वाला है वापस से। आपको 1 महीना बाद वापस इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में वापस से आपको रिडेम्पशन करना है, तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में आपको वापस से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में जो इन्वेस्टमेंट करेगा वो इस साल के एंड में मत बेचो ना। क्या मतलब सर? नेक्स्ट ईयर के, गाइस बहुत केयरफुल यहां पे कॉन्सेंट्रेट कर लोगे, ये वाला कॉन्सेप्ट पकड़ में आ जाएगा। ये वाला जो 40,000 31 मार्च 25 को जो आपको रिडीम करना है, इसका 15% बताओ कितना होता है? 6,000। अपना बोर्ड बोला, ऐसे मान लो एक बार कंपनीज एक्ट ही बोला, ठीक है? कंपनीज एक्ट बोला कि ये 6,000 तो बाबू तुमको 1 महीना बाद वापस से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 30 अप्रैल 24 को करना पड़ेगा। देख 31 मार्च 25 को तुमको रिडीम करना है, तो तुमको तो 30 अप्रैल 24 को, 30 अप्रैल 24 को तुमको तो 6,000 इन्वेस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट है। तो तुम अभी बेचेगा, फिर रिडीम करेगा, और फिर 1 महीना बाद वापस से 6,000 इन्वेस्ट करेगा। ये काम मत कर, तुम ये 4,500 का मत बेच। फिर जब अब 31 मार्च 24 को तुम बेचा नहीं है, तुमको बेचना नहीं है, तुम नॉर्मल अपना रिडेम्पशन कर देना, पैसा का जुगाड़ कहीं और से करना, और तुम्हारे क्वेश्चन में सफिशिएंट फंड रहेगा
रिडेम्पशन करने के लिए आराम से रिडेम्पशन करना, कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि अब जब 30 अप्रैल 24 आएगा तो तुम्हारा तो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए टोटल 6000 का, तुम्हारे पास पहले से पड़ा हुआ है खाली 4500 का, बाकी बैलेंस का अब तुम डीआरआई कर दे और टू बैंक। यहां तक का बात, अभी अभी एक और पॉइंट बाकी है, बहुत मजेदार जबरदस्त बात बाकी है। अरे यहां तक का बात बोलो, क्लियर है क्या? यश, महक, दृष्टि, देवांश, एवरीवन प्लीज। हाँ पक्का क्लियर है, यहां तक का बात बाकी है। अब सुनो, अब मजा आएगा। अब 30 अप्रैल तक का तो सर हम लोग के पास हो गया, 6000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, 6000 हो गया, 6000 देख लो। अब आया 31 मार्च 25, 31 मार्च 25 आया, अभी 31 मार्च 25 आया, इन्वेस्टमेंट का टाइम आया, 40,000 रुपया क्या करना है, रिडीम करना है। इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं आया, सॉरी, रिडेम्पशन का टाइम आया, रिडेम्पशन करना है 40,000। हम लोग नॉर्मली ना डीआरआई क्रिएट करते हैं सो दैट हम लोग के पास कैश अवेलेबल हो, डीआरआई बेच देते हैं। तो डीआरआई लेकिन सर बेच तो देंगे, लेकिन पहले ये चेक करिए कि एक महीना बाद ही और कितना इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है, उतना डीआरआई मत बेचना। 20,000 इन्वेस्ट करना, 20,000 के ऊपर 15% आपको जरूरत रहेगा, एक महीना बाद ही 30 अप्रैल 25 को हाँ मतलब 31 मार्च 25 के बाद, 31 मार्च 25 के बाद एक महीना बाद ही 30 अप्रैल 25 को, 30 अप्रैल 25 को आपको जरूरत रहेगा 20,000 का 15% रखने का, मतलब कितना, 3,000 का। आपके पास डीआरआई है 6,000 का, आप कुछ बेच सकते हैं। 31 मार्च को गाइस, 31 मार्च 25 को रिडेम्पशन के पहले आप कुछ बेच सकते हैं। बताओ कितना बेच सकते हैं? बैंक टू डीआरआई आप 3,000 बेच सकते हैं। इस चीज को ऑब्जर्व करो। एवरीवन प्लीज। अब सेम चीज 31 मार्च 25 को बेच दिए, 31 मार्च 25 का रिडेम्पशन कर दिए। अब सर 20 यहां पे जो 20,000 के ऊपर 15% का जरूरत है, वो आपको अब अलग से 30 अप्रैल 25 को अब और कुछ इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऑलरेडी 3,000 पड़ा हुआ है, पहले का पड़ा हुआ है। करेक्ट। अब आया 31 मार्च 26, कुछ इन्वेस्टमेंट बेचे क्या, बेच सकते हैं क्या? सर आपके पास पड़ा हुआ 20,000 का 15%, 3,000, जबकि नेक्स्ट ईयर देखिए आपको जरूरत है 10,000 का, खाली 15%, 1500 का आप बेच सकते हैं। अब आई थिंक आप लोग का गाइस फ्लो आ गया होगा। अब आई थिंक आप लोग आराम से खुद से रिलेट कर पा रहे हैं, ये तो अभी मेरे साथ साथ कर पा रहे हैं। क्वेश्चन जब तक सॉल्व नहीं करोगे इसमें मिस्टेक करोगे ही करोगे। प्रैक्टिस नहीं होने से इसमें मिस्टेक होगा ही होगा, बोल देते हम अभी। समझ में तो आ गया होगा, आई एम श्योर कि अभी हम जब बोले तो समझ में आ गया। चलो फिर क्या आया सर, 30 अप्रैल 27 आया, 30 अप्रैल 26 आया। कुछ करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1500 पड़ा हुआ है। और जब 31 मार्च 27 आएगा तब तो कुछ सोचना ही नहीं है सर, अब तो हाँ, अब तो जो है बेच दीजिए, लास्ट डेट में सब बेच दीजिए। 1500 का पड़ा हुआ, 1500 बेच दीजिए, बात खत्म। अगर ये सेम अमाउंट रहता, 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 रहता, मतलब एवरी ईयर आपको 3,000 3,000 3,000 3,000 का जरूरत है, मतलब आपने जो स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया वो बस आप पूरा साल 5 साल में बेचिए मत, और कुछ करिए भी मत, खाली लास्ट जब आएगा 31 मार्च 28 को तब वो 3,000 वाला बेच दीजिएगा। यस और नो? यहां पे झमेला थोड़ा सा क्रिएट कर दिए, अगर अनइवन अमाउंट है तो थोड़ा सा और खरीदने का जरूरत पड़ सकता है, थोड़ा सा बेचने का ताकत है, राइट गाइज? अब दोनों को इन सिंक देखो, डीआरआई वाला बात समझ में आया क्या? हम लोग डीआरआर अलग से समझे, हम लोग डीआरआई अलग से समझे, जब क्वेश्चन आएगा तो दोनों को साथ में पंच करना पड़ेगा। डीआरआर क्रिएट करने वाला बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा, डीआरआई करने वाला काम बात भी ध्यान में रखना पड़ेगा।
और डिबेंचर का रिडेम्पशन का जो एंट्री होता है वो तो करना ही पड़ेगा। तो मतलब सर हम लोग टूटा टूटा सारा बात जान गए, अब एक साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कर लेंगे तो बात समझ गए पूरा। बात बोलो गाइस, क्लियर है एवरीवन प्लीज? टूटा टूटा सारा बात पता है, कॉम्प्रिहेंसिव 2 क्वेश्चन करना है। अभी सुनना, कभी कभी ये और एडिशनल बात है, 1-2 पॉइंट। कभी कभी क्वेश्चन बोल देता है कि रिडेम्पशन इज टू बी डन फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो अपने जर्नल एंट्री पास करते हैं ना, PL2 DRR, इसका मतलब क्या हुआ? यू आर गोइंग टू रिडीम द डिबेंचर्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को कम कर दिए ना, आप अपना डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को कम कर दिए और उसमें से डीआरआर क्रिएट किए, और फिर जब इसमें से डीआरआर होता है, डिबेंचर रिडेम्पशन होता है, इसको बोलते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। इसको बोलते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सर लेकिन ये तो हम लोग खाली 10% कर रहे हैं, बाकी 90%? मान लो 10% ही किए ना डीआरआर, एक बार के लिए मान लो डीआरआर तो हम लोग 10% ही कर रहे हैं, तो डीआरआर हम लोग क्रिएट किए खाली 10%, और बाकी 90% भी तो पे करना पड़ेगा, वो कहां से करें? उसके लिए पैसा कहां से लाएं? सर हो सकता है हम लोग कोई इश्यू ऑफ शेयर कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग कोई इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग इश्यू ऑफ नया वाला डिबेंचर कर रहे हैं, वहां से जो पैसा आया उससे पुराना वाला रिडीम कर दे रहे हैं, पॉसिबल है। उसको बोलते हैं रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। आप कैपिटल का पैसा लेकर के आए और उससे रिडेम्पशन किए, राइट? आप और डिबेंचर का पैसा लिए तो वो भी तो एक तरह का कैपिटल ही है, कैपिटल पैसा लेना, राइट? कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट होता है डिबेंचर लोग से पैसा लेना, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो आप कोई और नया लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिए, उससे आउट ऑफ दैट फंड यू आर डूइंग द रिडेम्पशन, दैट इज कॉल्ड रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। आप बताइए ज्यादा अच्छा पोजीशन कौन सा है? रिडेम्पशन किससे कर पाना ज्यादा अच्छा पोजीशन है? रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर पाना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी पोजीशन है कि रिडेम्पशन आउट ऑफ कैपिटल करना अच्छा बात है? खुद सोचो एक बार। सर एक हेल्दी अच्छा कंपनी, सॉलिड कंपनी जो होगा, वो इतना कमाएगा कि वो पे कर पाए लोन, उसको और पैसा लेने का जरूरत पड़ रहा है अगर देने के लिए, तो वो हेल्दी निशानी थोड़ी ना है, वो हेल्दी पॉइंट थोड़ी ना है। कोई कोई कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जैसा कंपनी, वो पूरा 100% डीआरआर खुद से क्रिएट करता है, कंपनी लॉ पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है। इतना जिम्मेवार, इतना रेस्पॉन्सिबल कंपनी है जो बोलता है कि कंपनी लॉ तुमको बोलने का जरूरत नहीं है, मेरे को मालूम है, मेरा लायबिलिटी मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुम आके देगा क्या? हाँ खाली ज्ञान दे दिया तुम तो लॉ में, पैसा तो मेरे को देना है। हम पूरा 100% क्रिएट करेंगे, हम जो PL2 DRR करेंगे ना, पूरा 100% करेंगे, तुमको बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी लॉ रोक थोड़ी ना रहा है, कंपनी लॉ बोला मिनिमम रिक्वायरमेंट, इन्वेस्ट करके रखेंगे, करके रख भाई, बहुत बढ़िया बात है। कंपनी लॉ थोड़ी ना रोक रहा है, कंपनी लॉ तो मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला। कोई सॉलिड कंपनी, कोई अच्छा कंपनी होगा, अच्छे अच्छे कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनियां, जो लोग डिबेंचर का पैसा लेकर के रखती है, वो लोग 100% आउट ऑफ प्रॉफिट करती है। हम एक एग्जांपल तो तुम लोग को बता दिए, और भी है ऐसी कंपनी जो लोग ये पूरा 100% अमाउंट, 100 लाख का डिबेंचर है, 100 लाख का हम पूरा डीआरआर क्रिएट करेंगे, तुम्हारे से पूछेंगे नहीं कंपनीज एक्ट, इन्वेस्टमेंट करने का जरूरत है, हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तुमको बोलने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर अपने को बोल देगा कि रिडेम्पशन इज फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडेम्पशन इज फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट, दिस इज फुल्ली आउट ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन अगर बोल देगा कि फुल इन्वेस्टमेंट वाज डन, तो दिस इज फुल इन्वेस्टमेंट, यस और नो? सर हम लोग को डीआरआर डीआरआई का फंडा, कंपनी लॉ जो 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 बोला वो तो क्लियर है, और अदर देन दैट कंपनी लॉ से ऊपर उठ के क्वेश्चन अगर कुछ बोला तो उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं। ठीक है, रेडी है हम लोग? तो गाइस इसमें अपने अभी तक मेन पहले लॉ वाला बात की, लॉ क्या बोलता है, किसको डीआरआर करना है, किसको डीआरआई करना है, वो वाला चीज अच्छे से जानना है। डीआरआर का फ्लो, डीआरआई का फ्लो, बाकी रिडेम्पशन का नॉर्मल जर्नल एंट्रीज है। ठीक है, अब आप लोग को, अब देखो यहां पे ना आप लोग देखोगे कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, आई मीन ये तो डीआरआई का रिक्वायरमेंट दिया हुआ है, जो हम आप लोग को टेबल में लिखवा दिए ना, उसी को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से, जितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है उतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, जो अपने उस छोटा सा टेबल में कवर किए।
अच्छा, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वैसे आप लोग को जानने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे बताया हुआ है जो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कुछ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है जो कंपनी लॉ बता के रखा है कि इसी में करना पड़ेगा। तो बस ये सब है, गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह है इसमें, गवर्नमेंट बॉन्ड है, फिक्स डिपॉजिट्स है, ये सब चीज है। तो ठीक है, ये अपने को जानने का वैसे जरूरत नहीं है, आप लोग मत करने जाना। हाँ, अब आप लोग को एक क्वेश्चन है जो करना है। हाँ, ये पीडीएफ हम अभी भेज देते हैं, ये पीडीएफ हम अभी भेज देते हैं आप लोग को। ये वाला इलस्ट्रेशन 2 ये हम भेज दे रहे हैं अभी, और ये वाला इलस्ट्रेशन आप लोग को अपने आप एक बार करना है। गाइस, नेक्स्ट क्लास में हम इसका जर्नल एंट्री वगैरह के साथ में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। बट आज का क्लास अपने यहाँ पर एंड करेंगे, और यहाँ पे आप लोग अपने आप इलस्ट्रेशन 2 जरूर से करके रखोगे। फंडा जितना बताना था, कॉन्सेप्ट जितना बताना था, बता दिए। हालांकि आप लोग जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक रॉन्ग करोगे, ये भी पक्का गारंटी है। अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस अपने नहीं करेंगे तो खाली ज्ञान से सम सॉल्व नहीं होगा, ज्ञान होना जरूरी है, सम सॉल्व का प्रैक्टिस भी जरूरी है। इलस्ट्रेशन 3, इलस्ट्रेशन 4। गाइस, यहाँ पे देखो एक चीज हम दिखाते हैं, यहाँ पे क्या बोला, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी एचएफसी। मतलब इसको डीआरआर डीआरआई का जरूरत है, अनलिस्टेड अदर देन एनबीएफसी एचएफसी है। अरे अनलिस्टेड, अरे भाई अनलिस्टेड कंपनी है, नॉन एनबीएफसी है, नॉन एनबीएफसी का मतलब अदर देन एनबीएफसी। तो ये हो गया ना वो वाला कैटेगरी हो गया सर, जिसको डीआरआर और डीआरआई दोनों का जरूरत है। ठीक है, तो ये केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे देखो, अब देखो ये कैसे पता है सर, क्वेश्चन में बोल देगा ईगल लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन एनबीएफसी और एचएफसी। क्वेश्चन बोल दिया ना, अनलिस्टेड कंपनी अदर देन एनबीएफसी एचएफसी, इस तरह से बोलेगा। फिर और क्या बोलेगा देखो, नर्चरिंग ग्रीन लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, बोलो डीआरआर करेगा क्या, नर्चरिंग ग्रीन लिमिटेड अनलिस्टेड कंपनी, बस बात खत्म। इसको आगे मेरे को कुछ नहीं देखना है, ये डीआरआर तो नहीं करेगा। डीआरआई का देखते हैं आगे कुछ बोलता है क्या, कुछ नहीं बोलेगा तो हाँ करेगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी के केस में खाली एआईएफआई वाला कैटेगरी अगर है तो वो डीआरआई नहीं करेगा, बाकी सब डीआरआई करेगा। तो इसका मतलब यहां पे देखो, आप लोग जब जर्नल एंट्री देखोगे तो डीआरआर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, डीआरआर कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन डीआरआई देखने मिलेगा। ठीक है, ये 2-3 इजी इजी क्वेश्चन आप लोग एक बार अपने आप कर लो, और नेक्स्ट क्लास में अपने अच्छा अच्छा क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इलस्ट्रेशन 5 तक कर लेना, इलस्ट्रेशन 1 से लेकर के 5 तक कर लेना। हाँ, ये अभी हम भेज देते हैं। ऑल राइट गाइज, चलिए अपना क्लास अपने यहाँ पे आज एंड कर रहे हैं। दिस पीडीएफ आई एम सेंडिंग राइट अवे। बाय।